Hello everybody, welcome to Mind IS. We are presenting before you the current affairs of 18 December 2023. Now these are very important for UPSC as well as the changing pattern of BPS exam. So let's take a look at the important current affairs of the day. So the first topic talks about the launching of ENACT. What is the full form of ENACT? Enhancing nature-based solution for an accelerated climate transformation. तो थोड़ा इनैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इनैक्ट क्या है? एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। किस पर्पस से बनाया गया है? टू टैकल क्लाइमेट चेंज और प्रिवेंट लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या मोडस ऑपरेंडाई रहेगा इसका? इट विल एम्प्लॉय नेचर बेस्ड सोल्यूशन। याद रखेंगे एनबीएस। क्लियर? पहली बार ये कहां लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च्ड एट COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट इन द ईयर 2022। कौन इनके फाउंडिंग कंट्रीज हैं? इट वॉज फाउंडेड बाय जर्मनी एंड इजिप्ट अलोंग विथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको पता है IUCN हमने पढ़ रखा है। ये क्या निकालती है? रेड डेटा बुक। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। क्लियर? अदर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इनैक्ट कौन है? कनाडा, यूरोपियन यूनियन, स्पेन एटसेट्रा। COP28 में भी कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, जैसे फ्रांस, यूएसए, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एटसेट्रा। इनैक्ट सेक्रेटेरिएट कहां होगा? ये IUCN के यहां होगा। इसका मतलब क्या है कि IUCN विल बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोग्राम ऑफ किसका? इनैक्ट। क्लियर? एम क्या है? इनैक्ट किस पर्पस से बनाया गया है? टू बूस्ट क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ 1 बिलियन वनरेबल पीपल। हमें पता है कि अराउंड 1 बिलियन पीपल विल सफर फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्प्लीकेशंस। दूसरा, 2.4 बिलियन हेक्टेयर जो अफेक्टेड होगा लैंड डिग्रेडेशन, उसको बचाना है। और थर्ड, टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। याद रखेंगे इसका इनॉग्रल रिपोर्ट COP28 दुबई में निकाला गया है और इसका रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इनैक्ट एनबीएस गोल्स रिपोर्ट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट करंट अफेयर्स टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट करंट अफेयर टॉक्स अबाउट द डेयर टू ड्रीम स्कीम। नाउ क्या है ये स्कीम? ये स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय DRDO। DRDO अंडर कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर? क्या है इस डेयर टू ड्रीम स्कीम में? एन एनुअल डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट इनोवेशन फॉर इंडिविजुअल और स्टार्टअप। किस सेक्टर में? डिफेंस एज वेल एज एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था। इस साल 4th एडिशन है एंड इट हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ कलाम। क्लियर? एज स्टेटेड अर्लियर, DRDO इसको लॉन्च कर रही है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एनी इंडियन सिटीजन्स above the age of 18 years are free to participate in this scheme। स्टार्टअप जो होगा उनका रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में होना चाहिए? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। याद रखेंगे स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होता है अंडर डिपिट। क्लियर? इस स्कीम के अंडर में क्या होगा? स्टार्टअप्स को 10 लाख, इंडिविजुअल्स को 5 लाख प्रोवाइड किया जाएगा ताकि दे कैन स्टार्ट बिल्डिंग एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट नीति आयोग रिलीजिंग फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ ABP। व्हाट इज ABP? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। क्या है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? याद रखेंगे नीति आयोग सिमिलरली ADP प्रोग्राम निकाली थी इसके पहले, जिसका फुल फॉर्म है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम।
याद रखेंगे ब्लॉक के जगह पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो थोड़ा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है बेस्ड ऑन वेरियस डेवलपमेंटल पैरामीटर्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2022-23। इट कवर्स 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। खासकर ये 6 स्टेट को कवर करता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? इसका की कंपोनेंट क्या है, ये किस किस पैरामीटर को मेजर करेगा? इट बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। याद रखेंगे बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर्स। क्लियर? इसका एडवांटेज क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एबीपी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? इसका एडवांटेज है ये प्रमोट करेगा कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। या आप मेंस राइटिंग में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट्स, एंड कोऑपरेटिव मींस दे विल ब्रिंग मोर कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अंडर एबीपी, तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना का हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। क्लियर? कौसंबी ब्लॉक यूपी का हैज सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। क्लियर? अदर नीति आयोग के प्रोजेक्ट्स को याद रखेंगे, सक्षम बिटिया अभियान, अनीमिया मुक्त भारत एंड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। क्लियर? याद रखेंगे नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटाकर बनाया गया था। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज। किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। क्या नाम है उस एक्सरसाइज का? विनबैक्स। तो जान लेते हैं। विनबैक्स एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। पहला एडिशन इसका 2018 में हुआ था एट जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये दोनों कंट्रीज में ऑल्टरनेटिवली होल्ड होता है। क्लियर? क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस है टू इन प्रोमोट डिफेंस कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन चार्टर। 2023 का विनबैक्स का क्या फीचर है कि ये टेक्निकल मिलिट्री ऑपरेशंस को क्या करेंगे? ये इंप्रूव करेंगे। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट अवार्डिंग ऑफ इंदिरा गांधी पीस प्राइज टू अली अबूद अवाद एंड डैनियल बेरेनबॉम। क्या है इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इसके बारे में जानते हैं। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको मैनेज करता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके अंडर में 25 लाख रुपए अवार्ड की जाती है अलॉन्ग विथ अ साइटेशन। क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? द पर्पस ऑफ दिस अवार्ड इज टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑल्सो साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए दिया जाता है जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करती है। याद रखेंगे इस साल का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो डैनियल बेरेनबॉय और अली अबू अवाद को इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इजराइल और अरब के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट को नॉन वायलेंट तरीके से रिजॉल्व करने की टेक्निक अपनाई है। प्लीज रिमेंबर दे have followed the policy of non-violence to solve the Israel-Arab conflict। याद रहेंगे पुराने जो रेसिपिएंट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के वो है डेविड एटनबॉरोग, इसरो प्रथम ऑर्गेनाइजेशन, मिखाइल गोर्बचेव, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन ऑफ राइट्स एटसेट्रा। याद रखेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज। Moving on to the next topic. Next topic talks about the DRDO decided to pause its missile testing in Odisha to save olive ridley turtles at APJ Abdul Kalam Islands. Now इसमें important information ये हमें जानना है कि ओडिशा स्टेट में जो DRDO है 2 जगह मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करती है। एक है चांदीपुर विच इज इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर इज एट एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इसको पहले व्हीलर आइलैंड कहते थे इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट। तो किसको कंजर्व करने के लिए ये स्टेप लिया गया है? टू कंजर्व ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो थोड़ा ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में जान लेते हैं। ये वार्म वाटर
टर्टल्स हैं जो पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। सब वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट स्पीसी माने जाते हैं टर्टल्स में। कार्निवोर्स हैं और इनका ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो नेस्टिंग पीरियड है या नेस्टिंग टेक्निक है इसको अरीबाड़ा कहते हैं। सो व्हाट इज अरीबाड़ा? अरीबाड़ा इज अ यूनिक मास टेस्टिंग बाय conducted by Olive Ridley where they come together in thousands and lay their eggs on beach. Clear? उड़ीसा में उनका मीटिंग ग्राउंड कहां पर है? गहिरमाठा मरीन सेंचुरी, जो आप कह सकते हैं ऑलिव रिडली का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। उसी के साथ साथ वे गंजम के ऋषि कुल्या बीच में भी मीटिंग ग्राउंड पाया जाता है उनका, एज वेल एज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ देवी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल। कंजर्वेशन एफर्ट में देखते हैं, ये भारत के स्टैट्यूटरी लॉ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में पाए जाते हैं। एवरी ईयर इंडियन कोस्ट गार्ड एक ऑपरेशन कंडक्ट करती है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया, टू प्रोटेक्ट द नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। सिंस इनका अब नंबर बहुत ज्यादा है इसलिए वो आईयूसीएन रेड लिस्ट में अभी भी वनरेबल लिस्ट पर है। जैसे हमने पढ़ा था 9 पैरामीटर्स आईयूसीएन के रहते हैं। आप इस करंट फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं लोकेशन ऑफ इंडियन मिसाइल टेस्टिंग। एक है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद फॉर्मली नोन एज व्हीलर आइलैंड और दूसरा है चांदीपुर ऑन सी इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर्स। The next current affairs talks about the granting of geographical indication tag, also known as GI tag. किसको मिला है जीआई टैग? लैकाडोंग टर्मरिक फ्रॉम मेघालय। जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिनका अपना स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। हर प्रोडक्ट्स का अपने ज्योग्राफी में एक क्वालिटी होता है बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफी और रीजन, और इसी वजह से एक प्रोडक्ट को उस ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से जीआई टैग ग्रांट किया जाता है। The GI tag is granted by Department of Industry and Internal Trade, also known as DIPIT, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये जीआई टैग है वो कौन से स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा रेगुलेट होता है? इट इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इंडिया ने ये लॉ इनेक्ट किया था इन सिंक्रोनाइजेशन विद डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस में। हमें पता है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इट ओपनड इट्स इकोनॉमी ड्यू पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991। किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ, वाइन, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और जीआई टैग का वैलिडिटी पीरियड 10 इयर्स होता है। लैकाडोंग टर्मरिक के बारे में जान ले तो ये ऑर्गेनिक है, इसका मतलब ये फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स। नेचुरल मैन्योर्स यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या कल्टीवेशन ऑफ लैकाडोंग टर्मरिक। ये मेघालय के जैंतिया हिल्स में पाया जाता है। इसकी एक खासियत है, इट हैज हाई करकुमिन कंटेंट। करकुमिन क्या होता है? ये एक पॉलीफेनॉल है जो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग फ्रॉम मेघालय जान लेते हैं। गारो चुबुची, गारो डकमांडा एंड लारनाई पॉटरी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। इट टॉक्स अबाउट द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहां अडॉप्ट किया गया है? एट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जो रिसेंटली कहां हुआ है? हेल्ड एट न्यू दिल्ली। और जगह कहां हुआ था? एट भारत मंडपम। तो जान लेते हैं व्हाट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कह सकते हैं ये इंटर गवर्नमेंटल एफर्ट है फॉर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कट थ्रोट टेक्नोलॉजी है जो
एक तरह से ब्रिंगिंग न्यू इनोवेशंस इन मल्टी डायमेंशन सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन स्फीयर। इसमें कितने कंट्रीज हैं? 29 कंट्रीज हैं, एंड इंडिया विल बी द लीड चेयर इन द ईयर 2024। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं रिलेटेड टू न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल डेवलपमेंट, जिसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ये सभी लोगों के लिए इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। इट शुड अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल एज ह्यूमन राइट्स, एंड इट शुड ऑल्सो इंश्योर्स data protection of each and every individual, and it should also address the different concerns related to AI, जैसे कि unemployment, lack of transparency, protection of intellectual property rights, etc. इस डिक्लेरेशन का ये भी मकसद है ताकि मोर लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज को क्या किया जाए? ब्रिंग टुगेदर किया जाए। हमें पता है मोस्ट ऑफ द एआई इनोवेशंस आर हैपनिंग इन डेवलप्ड नेशंस। क्लियर? इंडिया की वजह से इसमें एग्रीकल्चर को एक प्रायोरिटी दिया गया है कि मोर AI platform should be built which will help in improvement in agriculture. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हम लोग जान जाएंगे कि एक और आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट हुआ था। कहां पे? एट ब्लेचले पार्क, बकिंगमशायर इन यूनाइटेड किंगडम, जहां पे जो AI से जो रिलेटेड रिस्क है उसके बारे में बात किया गया है। तो याद रखेंगे, दिस वाज ऑल अबाउट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें यह भी पता है कि कुछ महीने पहले G20 समिट हुआ था जिसमें भी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लिया गया था। सो वो भी आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द स्टार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इन जापान। उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का नाम क्या है? T60SA। तो जान लेते हैं JT68 के बारे में जान लेते हैं। तो JT60SA इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड जापान। क्या करने के लिए? टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एज अ फ्यूचर पावर सोर्स। हमें पता है कि वी आर रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारा एम है टू इंक्रीज मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और क्लीन एनर्जी। ये हमें जान के रखेंगे। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है, इट कंटेन्स अ वेसल नोन एज टोकामक। टोकामक, प्लीज रिमेंबर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फ्यूजन। क्लियर? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में टू लाइट एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं टू क्रिएट अ सिंगल डेंसर एटम। इससे क्या होता है? इससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड टू क्रिएट फर्दर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स या एनर्जी सोर्स। क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का? पहला है लिमिटेड रिस्क ऑफ प्लोरिफरेशन, मतलब इसकी तस्करी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ था? चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी दे दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान वाज एबल टू मैन्युफैक्चर एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर फिजाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम। आपको पता है न्यूक्लियर फिजन में U-235 आइसोटोप यूज होता है। ये अनस्टेबल होता है। जब इसको आप बॉम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से, तो इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स along with some 2 or 3 न्यूट्रॉन एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये न्यूट्रॉन अगेन यूज होता है सब्सिक्वेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ अनस्टेबल यूरेनियम आइसोटोप में। क्लियर? तो दूसरा क्या है? लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्लीन एनर्जी सोर्स है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। तो आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी प्रमोट कर रहा है। नियर लिमिटलेस पावर सोर्स। लिमिटलेस पावर सोर्स क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रोजन पे काम करती है, एंड हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स।
Now इसी से जुड़ा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक or current affairs talks about the fourth unit of Kakrapara atomic power project in Gujarat has achieved criticality. तो इसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टर्म क्रिटिकलिटी. व्हाट इज क्रिटिकलिटी? According to Nuclear Energy Agency, criticality is a state of nuclear reactor where enough neutrons are created by fusion to make up the lost or leakage by absorption. तो याद रखेंगे जब U-235 का बॉम्बार्डमेंट होता है किससे? न्यूट्रॉन से. इट ब्रेक्स इनटू टू स्मॉलर मटेरियल्स along with some neutrons which is around 2 or 3 neutrons in number. ये neutrons enough है for further bombardment of uranium 235 fissile material. thus अलग से न्यूट्रॉन देने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्लियर? तो आप कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन. काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में जान लेते हैं. ये गुजरात में है. इट इज ऑपरेटेड अंडर NPCIL जिसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इट यूजेस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर. तो याद रखेंगे एक होता है प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर और एक होता है लाइट वाटर रिएक्टर. क्लियर? NPCIL के बारे में जान लेते हैं. NPCIL एक मुंबई बेस्ड गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन है. इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. और ये किसके अंडर में आता है? कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है. क्लियर? स्टेट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया जान लेते हैं. करंटली NPCIL के अंडर में 23 रिएक्टर ऑपरेट कर रहे हैं जिनका कैपेसिटी है 7480 मेगावाट. क्लियर? ये इंडिया के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 2.8% है. बिलो आर द लिस्ट ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, जैसे कि काकरापाड़ा जो हम लोग पढ़ रहे हैं. अदर आर कलपक्कम, नरोरा, काइगा, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर, and lastly Kudankulam nuclear power plant. So this was the list of important current affairs of the day. Please stay tuned to Mind IAS for more such updates. Thank you.